नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को मेरा राम राम और सभी भाइयों को मेरा प्यारा सलाम। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्षेत्रफल की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और त्रिभुज को आज हम समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, फटाफट से आप सभी विद्यार्थियों को जोड़ लीजिए जल्दी से, और मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। और प्यारे दोस्तों, बोर्ड पर आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और कहा है कि तीन वृत्त ए बी और सी, ए बी और सी एक दूसरे को चित्र में दिखाए ढंग से स्पर्श करते हैं। छायांकित क्षेत्र का परिमाप बताइए। और ये छायांकित क्षेत्र कर रखा है, इसका परिमाप बताना है। इस वाले वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है √2+1, इसकी √2+1, यानी ये दोनों वृत्तों समान आकार के हैं, लेकिन इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको 1, ये इनसे अलग है। और इस छायांकित भाग का परिमाप आपको बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अगर मालूम हो तो समबाहु त्रिभुज में मैंने कुछ ऐसी ही कहानी पढ़ाई थी, जहां समान आकार के तीन वृत्त मैंने ऐसे रखे थे कि वो एक दूसरे को टच करें, और वहां हमने इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला था। याद है आपको? √3 - π/2 गुणा वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर। याद आया कुछ? लेकिन यहां कहानी कुछ अलग है। तो आइए दोस्तों, हमें इस छायांकित भाग का परिमाप निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों वृत्तों के केंद्रों को क्या कर दिया, मिला दिया। ये इस वाले वृत्त की त्रिज्या है √2+1 और ये इस वाले वृत्त की त्रिज्या है √2+1। जैसे ही तीनों वृत्तों को केंद्रों को मिलाया, एक त्रिभुज बन गया। तो ये √2+1 है, ये √2+1 है, तो ये पूरी साइड इस त्रिभुज की कितनी हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगी। और जब दोनों जुड़ जाएंगी तो √2 को √2 से जोड़ोगे तो 2√2+2, ये तो ये वाली साइड इसकी आ गई। ऐसे ही ये √2+1 है, ये 1 है, ये इस वृत्त की त्रिज्या ये 1, ये √2+1, तो ये आपकी हो जाएगी √2+2 जब इसमें 1 जोड़ेंगे। ऐसे इधर हम बात करें तो ये भी आपका वही √2+2 हो जाएगा। अगर हमें इस छायांकित भाग का परिमाप निकालना है तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मुझे इस छायांकित भाग का परिमाप निकालना है तो देखो, एक तो ये चाहिए हमें इसकी लंबाई, एक चाहिए हमें इसकी लंबाई और एक चाहिए हमें इसकी लंबाई। और जहां मैंने ये नीले कलर से ये लाइन खींची है, आप देख रहे हो कि ये एक त्रिज्य खंड बन रहा है और त्रिज्य खंड में ये है चाप की लंबाई, ऐसे ये भी चाप की लंबाई और ऐसे ये भी चाप की लंबाई। यानी अगर हमें छायांकित भाग का परिमाप निकालना है तो हमें प्रत्येक वृत्त में जो त्रिज्य खंड बन रहे हैं, उन त्रिज्य खंड में जो चाप है, उस चाप की लंबाई हमको निकालनी है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें चाप की लंबाई निकालनी है तो आपको मालूम होगा, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr(θ/360। बोलो, यही होता है कि नहीं होता? बोलिए, यही होता है 2πr(θ/360। ये थीटा हमें मालूम नहीं है, इसमें हमें ये तो मालूम चल गया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये एक कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु। देखो, दो साइड बराबर है ना इसकी, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये एंगल कितना है और ये दोनों बराबर बराबर एंगल कितने के, ये भी हमें मालूम नहीं है। जब तक एंगल्स मालूम नहीं होंगे तब तक आप चाप की लंबाई नहीं निकाल सकते। यानी इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले चाप की एंगल्स मालूम होने चाहिए। तो एंगल्स की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या पता ऐसा हो कि इसमें कोई ट्रिपलेट सेट कर रखा हो। क्या पता एक समकोण त्रिभुज हो, अगर एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो बाकी दोनों 45-45 के हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ना भी हो। लेकिन अगर एंगल चाहिए तो कुछ ना कुछ ऐसा उसने कर रखा होगा। तो आप मुझे बताइए, इस त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी साइड ये है, कैसे मालूम किया? अरे यार, ये √2+2 है और ये 2√2+2 है, तो ये बड़ी है ना इन दोनों से। तो
तो अगर ये समकोण त्रिभुज हुआ तो ये सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण हो जाएगा, और अगर ये कर्ण हुआ तो ये लंब और आधार हो जाएंगे। तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखता हूँ, मैं आधार का और लंब का स्क्वायर करके जोड़कर उसका वर्गमूल निकाल के देखता हूँ। अगर ये वाली साइड आ गई तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट सेट किया है, यानी एक समकोण त्रिभुज होगा। तो आइए इसका स्क्वायर करते हैं। ध्यान देना, पहले √2 + 2 का स्क्वायर प्लस ये भी √2 + 2 है, तो डायरेक्ट ही डबल कर दूं मैं इसका, जोड़ेंगे तो डबल ही हो जाएगा, का अंडर रूट। चलिए 2 का स्क्वायर 4, बोलिए, या आप सीधा ही लिख दीजिए, खत्म करो, सीधा ही लिख दो, इसको हटा दो, रूट करेंगे तो इसको हटाओ, ये हट जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, 2 √2 + 2 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, इसका भी तो होगा √2। √2 को √2 से गुणा करोगे क्या आएगा, 2 प्लस ये आ जाएगा 2 √2। बताओ ये वाली साइड आई कि नहीं आई ऊपर की? इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज भी है, और अगर ये कर्ण है सबसे बड़ी भुजा है तो इसके सामने का ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है। अब ये दोनों साइड बराबर हैं, इस वजह से ये समद्विबाहु भी है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये आपका 45 हो गया, और ये भी आपका 45 डिग्री हो गया। यानी हमें इस त्रिभुज के तीनों कोण मालूम चल गए। अब हम बड़ी आसानी से हम चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। आइए सबसे पहले हम इस वाले चाप की लंबाई निकालते हैं। तो चाप की लंबाई अगर हम इस वाले की निकालें तो ये आएगी 2πr। बताओ त्रिज्या कितनी है, ये त्रिज्या कितनी है इस वाले वृत्त की, बोलिए, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, √2 + 1, 2πr। थीटा कितना है, 45 डिग्री बटा 360। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भाई को? मैंने इस चाप की लंबाई निकाल ली। अब मैं बात करूंगा इस वाले चाप की लंबाई। 45 डिग्री एंगल है, त्रिज्या √2 + 1 है, तो जो इस चाप की लंबाई आएगी वही इस चाप की लंबाई आएगी, क्योंकि त्रिज्या भी सेम है और एंगल भी सेम है, तो क्यों ना मैं इसका डबल ही कर दूं डायरेक्ट ही। इन दो चाप की लंबाई आपने निकाल ली। अब हमें इस वाले चाप की लंबाई निकालनी है 90 डिग्री पे, प्लस 2π। r कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 1 है, और थीटा कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 90 है, बटा में 360। चलिए अब हमें कुछ नहीं करना है। मुझे बताइए क्या सभी में 2π 360 कॉमन आ रहा है? आप कहोगे बिल्कुल, तो मैंने 2π बटा 360 डिग्री यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है। और आप चाहो तो 45 भी कॉमन ले सकते हो, और ना चाहो तो मत लो, वो अपनी अपनी इच्छाओं के ऊपर डिपेंड करता है। और हम बड़ी आसानी से देखो, समझो, इधर 45 दूआ 90, 90 से कितनी बार कट गया, 4 बार। इधर ये 90 से कितनी बार कट गया, 4 बार। 2π बटा 4 कॉमन आ रहा है, 2π बटा 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। यहाँ आपका बचा √2 + 1, और यहाँ आपका बचा ओनली 1, एक ही तो बचा, 2 से ही आपका कट गया, π/2 आ गया, √2, 1 और 1 आपका हो गया 2। तो ये हमारा आंसर आ गया, π/2 √2 + 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी, बस केंद्रों को मिलाने के बाद हमें ये मालूम करना था कि ये जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज के एंगल्स क्या होंगे। उसके लिए उसने डाटा ऐसे सेट कर रखा था कि ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा था, समकोण के साथ साथ समद्विबाहु भी बना रहा था। उस आधार पे हमें एंगल मिल गए 90, 45, 45, और चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगा के हमने सवाल को हल कर लिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। फटाफट से आप चीज़ को नोट कर लीजिएगा। फटाफट से नोट करो चीज़ों को। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, और अपने ही किसी विद्यार्थी ने इस क्वेश्चन को मुझे टेलीग्राम पर भेजा था कि सर ये क्वेश्चन करा दीजिए, तो मैंने ये क्वेश्चन आपके यहाँ आपको बता दिया, आपको समझ में आया होगा।
आगे बढ़े मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, तो देखिए प्यारे दोस्तों, हमने व्रत पढ़ लिया। सबसे पहले हमने व्रत पढ़ा, फिर हमने वर्ग पढ़ा, और फिर हमने आयत पढ़ा, और फिर हमने त्रिभुज पढ़ा। तो देखिए हमारा सीक्वेंस क्या रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना। सबसे पहले हमने व्रत पढ़ा, व्रत के बाद हमने क्या पढ़ा मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ग पढ़ा। वर्ग के बाद मेरे प्यारे दोस्तों क्या पढ़ा हमने, आयत पढ़ा, और आयत के बाद मेरे प्यारे दोस्तों हमने पढ़ा त्रिभुज। अभी हमें चतुर्भुज और पढ़ना है आगे, अब हम चतुर्भुज पढ़ेंगे, पर इस पे एक छोटी सी बात है, उनको मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले व्रत पढ़ा, फिर वर्ग पढ़ा, फिर आयत पढ़ा, फिर त्रिभुज पढ़ा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि व्रत, वर्ग, आयत और त्रिभुज, इन चारों द्विविमीय आकृतियों के परिमाप समान है, इनके परिमाप समान हो मेरे प्यारे दोस्तों, जो परिमाप व्रत का है वही वर्ग का है, वही आयत का है, और वही त्रिभुज का है, इन चारों आकृतियों के परिमाप समान हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, इस कंडीशन में जो व्रत का जो क्षेत्रफल होगा वो सबसे ज्यादा होगा, अधिकतम होगा। व्रत का क्षेत्रफल अधिकतम होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर इन चारों आकृतियों के परिमाप समान हैं तो व्रत का क्षेत्रफल अधिकतम होगा मेरे प्यारे दोस्तों, और त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे कम होगा, न्यूनतम होगा। व्रत, वर्ग, आयत, त्रिभुज, इन चारों आकृतियों के परिमाप समान हैं, तो व्रत का क्षेत्रफल इनमें सबसे ज्यादा होगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल इनमें सबसे कम होगा। या यूं समझिए कि अगर मैं इनके क्षेत्रफल का क्रम लिखना चाहूं, अगर मैं इनके क्षेत्रफल का क्रम लिखना चाहूं तो सबसे ज्यादा होगा व्रत का। व्रत से कम क्षेत्रफल किसका आएगा, वर्ग का। वर्ग से कम किसका आएगा, आयत का। और सबसे कम किसका आएगा, त्रिभुज का। ये ध्यान रखना, ये इनके क्षेत्रफल का क्रम है। तो आप अपनी कॉपी में एक छोटा सा नोट बना के लिखेंगे कि यदि व्रत, वर्ग, आयत और त्रिभुज के परिमाप समान हो तो इस स्थिति में व्रत का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे कम होता है, और इनके क्षेत्रफलों का क्रम निम्न प्रकार से होता है। व्रत का सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम वर्ग, फिर उससे कम आयत और सबसे कम त्रिभुज। ये कब था, जब इन आकृतियों के परिमाप समान हो। इनके प्रूफ भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम आपको प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, आपको ये सीधा याद रखना है, सीधा सा इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। अब इसका उल्टा ध्यान रखना आप, उल्टा क्या याद रखना है, ये तो मैंने कहा कि इनके परिमाप समान है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि साहब इनके क्षेत्रफल समान है, चारों के इनके क्षेत्रफल समान है, व्रत का, वर्ग का, आयत का और त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है, तो इस स्थिति में मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम फिर परिमाप की बात करें तो ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, त्रिभुज का परिमाप सबसे ज्यादा होगा, त्रिभुज का परिमाप मैक्सिमम होगा इसमें, और व्रत का परिमाप मिनिमम होगा, सबसे कम होगा। कब मेरे प्यारे दोस्तों, जब क्या समान हो, क्षेत्रफल समान हो। पहले परिमाप समान कराए, क्षेत्रफलों का रिलेशन बताया, फिर क्षेत्रफल बराबर कराए, परिमाप का रिलेशन बताया। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम सभी आकृतियों के परिमाप के क्रम की बात करें तो क्रम क्या रहेगा, ध्यान से सुनना। व्रत का परिमाप सबसे कम, उससे ज्यादा होगा वर्ग का, वर्ग से ज्यादा होगा परिमाप आयत का, और
सबसे बड़ा परिमाप किसका होगा? त्रिभुज का। तो आप एक दूसरा नोट अपनी कॉपी में डालेंगे कि यदि वृत्त, वर्ग, आयत, त्रिभुज के क्षेत्रफल समान हो तो इस स्थिति में वृत्त का क्षेत्रफल सबसे कम होता है, वो वृत्त का परिमाप सबसे कम होता है और त्रिभुज का परिमाप सबसे अधिक होता है, तथा इनके क्षेत्र परिमापों का जो क्रम है वो इस प्रकार से होगा। ये आप नीचे अपनी कॉपी में लिख लेना। अब बात ये आती है कि इस पे उसने सवाल कैसे पूछे। आइए हम उन सवालों पे बात कर लेते हैं। जैसे उसने हमसे सवाल पूछे हैं, मैं क्वेश्चंस ले लूँ आपके सामने। तो लाइट में भी पता नहीं बार बार क्या हो रहा है, मैं ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो आओ मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं कि इसके ऊपर वो कैसे क्वेश्चन पूछता है। तैयार हैं आप सभी? थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे ढूंढने में। कहाँ थे? लिखे तो थे मैंने। आओ देखो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कैसे पूछा है, ध्यान से सुनना। कहा है जी एक वर्ग तथा आयत, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर है। यदि, ये देखो लाइट भी झप झप करने लग रही है, यदि उनके क्षेत्रफल क्रमशः A तथा B हो तो हमसे कहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। और ऑप्शन है प्यारे दोस्तों आपके सामने ये रहे 4। और इतना सिंपल क्वेश्चन है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये इसके 4 ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमसे कहा है एक तो वर्ग है, चलो बहुत अच्छी बात है, और एक हमारा क्या है? आयत है। एक तो हमारा वर्ग है और एक हमारा आयत है, और हमसे कहा है जी इनके परिमाप बराबर है, और हमसे कहा है वर्ग का क्षेत्रफल A है और आयत का क्षेत्रफल B है। तो अभी जस्ट थोड़ी सी देर पहले मैंने बताया था कि अगर इन दोनों आकृतियों के परिमाप बराबर हो, दो नहीं मैंने तो 4 आकृतियों के बताए थे मेरे प्यारे दोस्तों आपको। वर्ग पहले वृत्त लिया, फिर वर्ग लिया, फिर आयत लिया, और फिर मैंने प्यारे दोस्तों त्रिभुज लिया। तो वर्ग आयत इनके परिमाप बराबर है। अब याद करो जब इनके परिमाप बराबर होते हैं तो मैंने क्या कहा था? वृत्त का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा, फिर उससे कम वर्ग का होगा, वर्ग से कम आयत का होगा, और सबसे कम किसका होगा? त्रिभुज का। ध्यान है ना आपको? अभी तो बताया है। अब उसने सिर्फ हमसे वर्ग और आयत की बात करी है,
तो जब परिमाप बराबर है तो हम जानते हैं क्षेत्रफल वर्ग का ज्यादा होता है, आयत का कम होता है, यानी ए बड़ा होगा बी छोटा होगा, ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा प्यारे दोस्तों क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको चीज समझ में आई होगी। इस प्रकार के क्वेश्चंस वो हमसे पूछ लेता है, तो फटाफट से आप इस चीज को नोट कीजिए। प्यारे दोस्तों आगे बढ़े। अब देखिए फिर इसने एक और क्वेश्चन हमसे कहा है, और मैं इस बार सीधा ही इसको हटा देता हूं, फालतू ज़्यादा लिखने की मुझे ज़रूरत है नहीं प्यारे दोस्तों। इस बार उसने हमसे कहा है कि साहब एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है, और यदि इनके परिमाप क्रमशः ए तथा बी हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन है, ये लो सेम बताओ। इस बार क्षेत्रफल बराबर कर दिए और इस बार परिमाप दे दिए कि साहब वर्ग का परिमाप ए है और आयत का परिमाप बी है। तो अभी जस्ट आपको थोड़ी सी देर पहले मैंने बताया था कि अगर इनके क्षेत्रफल समान है तो मैंने तो 4 आकृतियों में बताया था। मैंने आपको बताया था वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के बाद मैंने वर्ग लिया, वर्ग के बाद मैंने आयत लिया, और आयत के बाद मैंने क्या लिया था, त्रिभुज। तो जब क्षेत्रफल बराबर होते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि वृत्त का परिमाप कम होगा, वर्ग का ज्यादा होगा, वर्ग से ज्यादा आयत का परिमाप होगा, और सबसे ज्यादा किसका होगा, त्रिभुज का। यही क्रम बताया था आप लोगों को। तो बस वर्ग का परिमाप ए है, आयत का परिमाप बी है, क्षेत्रफल बराबर होंगे तो हम जानते हैं उस कंडीशन में वर्ग का परिमाप छोटा होगा, आयत का बड़ा होगा, यानी बी का परिमाप बड़ा होगा और ए का परिमाप छोटा होगा, यानी ए लेस देन बी, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, ए। तो ये चीजें आपको सीधी याद रखनी है और कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत है नहीं, सिर्फ आपको चीजों को याद रखना है। चीजों को क्या रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना है। चलो आप इनको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे वर्ग है, आयत है, अपने हिसाब से भुजाएं मान लो, अपने हिसाब से, पर मानो ऐसी कि बिल्कुल सेट हो जाए। क्षेत्रफल बराबर कर रहे हैं तो मैंने मान लिया भाई वर्ग की भुजा तो 4 है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब आयत की लंबाई चौड़ाई ऐसी मान लो कि क्षेत्रफल 16 ही आ जाए, तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो मैंने मान लिया भाई लंबाई 8 है और चौड़ाई 2 है। बताओ अब क्षेत्रफल क्या आएगा इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई, 8 दूगा 16, दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो गए। अब परिमाप देखो, तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप बोलो इसका, चारों भुजाओं का योग, इसका परिमाप भी 16 आया। इसका परिमाप क्या होगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 8 प्लस 2, 10 दूगा 20। तो बताओ 16 बड़ा है परिमाप में कि 20 बड़ा है, तो आप कहोगे 20 बड़ा है, इसका मतलब आयत का परिमाप ज्यादा आएगा, वर्ग का परिमाप कम आएगा, यानी बी बड़ा आएगा और ए छोटा आएगा। तो ऐसे भी आप सोच सकते थे इनको, और इसी सोच के साथ तो इन चीजों को बनाया गया है नियमों को इस प्रकार से। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से चीजों का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आओ दोस्तों, अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हम लोगों का उत्साह बढ़ाता है, आपका एक लाइक हम लोगों का क्या बढ़ाता है, उत्साह बढ़ाता है। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, और हम कुछ क्वेश्चनों पे बात कर लेते हैं। एक तो क्या ढूंढने में बड़ी समस्या आती है। आओ देखो, ये रहा, इसी से रिलेटिव है जो मैंने अभी आपको ये जो नोट लिखाए हैं। कह रहा है एक आयत
तथा एक वर्ग की परिमिति समान है। मतलब परिमाप समान है तथा प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है। ये आपकी RS अग्रवाल में भी है ये क्वेश्चन। तथा प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है, यानी वर्ग का परिमाप भी 80 है, आयत का परिमाप भी 80 है। इनके क्षेत्रफलों का अंतर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और हमसे कहा है आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताइए। आयत की लंबाई एंड चौड़ाई का अंतर बताइए। ऑप्शंस देख लीजिए आप, मैं ऑप्शंस भी लिख देता हूं। ऑप्शंस दिए हैं हमें 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो आइए प्यारे दोस्तों देखते हैं सवाल को। एक तो आयत है, एक वर्ग है, परिमिति दोनों की समान है। ये तो हमारा आयत हो गया, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, और ये हमारा वर्ग हो गया। इसकी भुजा मैंने A मान ली। दोनों की परिमिति समान है और 80 सेंटीमीटर है। तो बताओ इसकी परिमिति क्या होगी? 2l + b। ये तो होगा परिमाप, 80 कैंसिल हो गया, l + b की वैल्यू आ गई 40, यानी लंबाई और चौड़ाई का योगफल तो 40 आ गया, पर उसने तो हमसे अंतर पूछा है। इसका परिमाप होगा 4 गुणा भुजा 4a = 80। 4 से आपका 20 बार कट गया, इसकी भुजा आ गई 20। अब हमसे कहा है प्यारे दोस्तों इनके क्षेत्रफलों का अंतर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ध्यान रखना, जब क्षेत्रफलों का अंतर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपको मैंने बताया है कि वर्ग और आयत के जब परिमाप समान होते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल मैक्सिमम होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, आयत का क्षेत्रफल कम होगा। तो अगर हमें बस सोचना यह था कि इसने जो अंतर दिया है, तो अंतर अगर हमें दिया है तो हमें क्षेत्रफलों को घटाना है। तो हम वर्ग में से आयत के क्षेत्रफल को घटाएं या आयत में से वर्ग के क्षेत्रफल को घटाएं, कौन सा काम हम करें? तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, जब इनके परिमाप समान होते हैं तो वर्ग का ज्यादा होता है, आयत का कम होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग का ज्यादा है इसलिए वर्ग के क्षेत्रफल में से आयत के क्षेत्रफल को घटा रहा हूं, और ये आपको दिया अंतर 100। 20 का स्क्वायर, वर्ग की भुजा 20 है तो 20 का स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा? 400 माइनस l गुणा b बराबर आ गया 100। तो l गुणा b बराबर आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 300। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल 300 है और दोनों का योगफल, लंबाई और चौड़ाई का योगफल 40 है। तो बस इतने में ही आप लोग सोच लो, दिमाग लगाने की जरूरत ही क्या है। लंबाई हो गई 30 और चौड़ाई हो गई 10। दोनों को जोड़ के देखो 40 और गुणा करने पे आ जाएगा 300। इसमें तो दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। आपसे लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछा है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर आ गया 20, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या समीकरण बनाने? कोई समीकरण नहीं बनाने, हम वैसे ही सोच लेंगे। 300 और गुणा में 300 लाना है, योग में 40 लाना है, तो 30 गुणा 10 300, 30 + 10 40। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये कुछ छोटी मोटी बात मैंने आपको बताई, पर बड़े काम की हैं, ध्यान रखना। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं क्षेत्रफल में। जल्दी कीजिए।
आगे बढ़े प्यारे दोस्तों, चलिए कुछ और क्वेश्चन है। आइए आज हम त्रिभुज तक की कहानी को खत्म कर लेते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है जो हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि साहब एक त्रिभुज का परिमाप एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, या मैं लिख देता हूं सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमसे कहा यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो, तो उसकी सबसे छोटी भुजा बताइए। सबसे छोटी भुजा की माप बताइए। ये क्वेश्चन उसने हमें दिया है। तो देखो हमसे कहा त्रिभुज है, परिमाप 30 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो 13 सेंटीमीटर को देखते ही हमारे माइंड में समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट आता है, यानी ये एक समकोण त्रिभुज हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि है ही, हो सकता है। ये चीज मैंने किस बेस पे कही कि यार त्रिभुज की सबसे भुजा की बड़ी लंबाई 13 दी है, तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट होता है 12, 5, 13। तो कर्ण 13 सबसे बड़ी भुजा, ये 12 और ये 5। लेकिन जरूरी नहीं है 13 और कोई सी त्रिभुज की भी भुजा हो सकती है सबसे बड़ी, जरूरी है क्या? लेकिन उसने और जो डाटा दिया है अगर वो इस पे सेटिस्फाई हो रहा है तो बहुत आसान है, तब तो हमारा सवाल बन जाएगा। आओ देखो, हमसे कहा है त्रिभुज का परिमाप 30 है, परिमाप निकाल के देखो। 13 और 12 25, 25 और 5 30, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल निकालो। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 5 गुणा 12, 2 से ये आपका कट गया, 6 बार और 6 पंजे 30। क्षेत्रफल भी 30 आ रहा है, एरिया भी 30 आ रहा है जो सवाल में दिया है, परिमाप भी 30 आ रहा है जो सवाल में दिया है। इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। हमसे पूछा है उसकी सबसे छोटी भुजा की माप बताओ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है, तो आसान है। अब देखो आसान तब है जब आपको ट्रिपलेट याद हो और आपको मालूम हो कि ट्रिपलेट में 13 सबसे बड़ी भुजा कर्ण के रूप में होती है। तो सवाल उसने उसी पे सेट किया हुआ है, तो फटाफट से आप चीज़ों को नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े प्यारे दोस्तों। और देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। समकोण त्रिभुज पर ये देखो एक और क्वेश्चन। ये कह रहा है कि भाई किसी समकोण त्रिभुज
का परिमाप उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है। सबसे छोटी भुजा का क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 6 गुना है। भुजाओं का अनुपात बताइए। अब देखो कितना छोटा क्वेश्चन है। ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं 5:3:1, 13:12:5, 5:4:3 और 17:15:8। ये क्वेश्चन है। क्या आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को? कोशिश करें, आपको थोड़ा सा समय दिया जाता है। 40 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूं। क्या बना सकते हैं? कोशिश करो एक बार आप, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर बताओ। समकोण त्रिभुज है, उसका परिमाप उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है, तो भुजाओं का अनुपात बताना है। इसको आप ऑप्शन से ही कर लीजिए। देखो रेशो 5:3:1, सबसे छोटी भुजा 1 है, तो हमसे कहा परिमाप सबसे छोटी भुजा का 6 गुना होना चाहिए। तो परिमाप निकालो। रेशो में 5 और 3 8 और 1 9, इसका परिमाप 9 आ रहा है। अब प्यारे दोस्तों, परिमाप जो है ना, सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है। सबसे छोटी भुजा क्या है? 1। क्या 1 का 6 गुना 9 होगा? नहीं, यानी ये आंसर नहीं है। परिमाप निकालो मेरे प्यारे दोस्तों, तीनों को जोड़ो। 13 और 12 कितना हो गया मेरे पास? 25। 25 और 5 कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 30 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 30 हो गया। सबसे छोटी भुजा 5, क्या 5 का 6 गुना है? 30। बिल्कुल ये आंसर हो सकता है। आगे देखो, 5 और 4 9, 9 और 3 12, परिमाप 12 आ गया। सबसे छोटी भुजा 3 का 6 गुना तो 18 होता है, ये नहीं होगा। चलो इसका परिमाप आप निकालो। 17 और 15 आपके पास कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्तों? 32। 32 और 8 कितने हो गए हमारे पास? 40। इसका परिमाप 40 आ रहा है। क्या 8 40 का 6 गुना है क्या? सॉरी, 40 8 का 6 गुना है क्या? नहीं। तो बस कौन सा आंसर है? बी आंसर है। और आप जानते भी हैं 13 12 15 ट्रिपलेट होता भी है। हालांकि 15 8 17 भी होता है, 4 3 5 भी होता है, लेकिन सेटिस्फाई परिमाप छोटी भुजा का 6 गुना किस में हो रहा है? इसमें आपका हो रहा है। तो कुछ करना ही नहीं था। देखिए बड़ी आसानी से हम इस चीज़ का जवाब दे सकते थे, और दिया हमने, और आपको लगा भी होगा कि ये तो आसान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा जो आपको सिखाया जा रहा है। कुछ और क्वेश्चनों पे बात कर लेते हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन हमें मिल जाए तो। देखो एक क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है जी एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान, ये लो, अब ये क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है भाई। संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। ये क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है जी। √3 गुना है। हमसे पूछा त्रिभुज की भुजा बता दो।
त्रिभुज की भुजा बताइए। कितना प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही आसान। ऑप्शन देखिए 2, 3, ऑप्शन देखिए 6, ऑप्शन देखिए 4। तो भाई समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, तो मेरे को बताओ समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। बताओ। आप कहोगे सर समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणा भुजा। ये मान ली मैंने भुजा। क्षेत्रफल कितना होता है समबाहु त्रिभुज का। आप कहोगे सर √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ये उसका क्षेत्रफल। और क्या कहा है, परिमाप का जो संख्यात्मक मान है, मतलब ये जो मान है क्षेत्रफल का √3 गुना है। ये लो, यानी क्षेत्रफल को √3 से गुणा करने पर परिमाप का ही मान प्राप्त होता है। कोई बड़ी बात नहीं। ए से काटो इसको, ए स्क्वायर को काटोगे ए आ जाएगा। √3 को और √3 को गुणा करोगे 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो ये आपका आ गया a/4, a/4 बराबर a। तो a की वैल्यू आ गई 4, यानी उसकी भुजा 4 इकाई है, 4 सेंटीमीटर मीटर जो भी है। तो बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन उसने हमारे एग्जाम में पूछे हैं। रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, वहीं से मैंने उठाया है ये। ठीक है, तो ये कुछ छोटी मोटी बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, कोई हमें अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए तो। आओ तो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। आइएगा, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज में प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई, प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई तीसरी भुजा की 2 गुनी है। फिर हमसे कहा है समद्विबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज और समान परिमाप वाले, समान परिमाप वाले समबाहु त्रिभुज। मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लूँ, इसकी स्याही जो है थोड़ी हल्की पड़ गई है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। ऑप्शंस में मैं लिख रहा हूं आपके सामने। 30√5 अनुपात 100, 32√5 अनुपात 100। अब इसने काटा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप सोच रहे होंगे अनुपात तो सरलतम रूप होता है, कट रहे पर काटा क्यों नहीं। अब नहीं काटा, ऑप्शन जैसे दे दिए, हमें वैसे ही आंसर देना पड़ेगा। 42√5 अनुपात 100। आओ देखो क्या, समझिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आप सभी जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है।
जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। और बराबर भुजा की लंबाई तीसरी भुजा की 2 गुनी है। तीसरी भुजा की क्या है, 2 गुनी है। तो तीसरी भुजा 1 मान लो, ये दोनों साइड बराबर मान लो, तो ये 2 हो गई, ये 2 हो गई। ठीक है साहब। आगे फिर एक समान परिमाप का समबाहु त्रिभुज और है। ये तो हमारा समद्विबाहु हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल ये हो गया। अब कह रहा है इसका जो परिमाप है उसी परिमाप का एक समबाहु त्रिभुज और है। ठीक है, तो इसका परिमाप कितना हो गया, 2 और 2 4 और 1 5, 5 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो 5 को डिवाइड कर दो। तो एक काम करो, इसमें 3 भुजाएं हैं, तो ऐसी भुजा मान लो आप जो 3 के रूप में मल्टीपल में बन जाए। तो मैं मान लूँ ये 3 है, तो ये 6 हो जाएगी और ये 6 हो जाएगी। ठीक है, इससे इसमें बांटने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका परिमाप कितना हो गया, 6 और 6 12, 12 और 3 15 हो गया। और इसका भी परिमाप 15 ही है। और समबाहु त्रिभुज की तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 3 गुणा भुजा बराबर 15। तो तीनों साइड इसका परिमाप भी 15 आना है, तो इसकी प्रत्येक साइड क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों, 5 5 होगी। अब हमसे बस ये कहा है इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बता दो। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप सभी जानते हैं, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये आप सभी जानते हैं। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें बताना है समद्विबाहु का भी। अब समद्विबाहु का क्षेत्रफल आप 2 प्रकार से निकाल सकते हो। कैसे कैसे, आप चाहो तो हीरोन सूत्र लगा दो, आप चाहो तो इसकी ऊंचाई निकाल सकते हो और पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको कर सकते हो। वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए मैं इसकी हाइट डालता हूँ इसके ऊपर। ये हाइट इसको आधा आधा कर देगी, 1.5 तो इसकी हाइट निकाल दें, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। 6 1.5 पे लंब निकाल लें ये। तो लंब कैसे निकलेगा भाई, 6 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर का रूट। आपको डायरेक्ट फॉर्मूले भी बताए हैं मैंने। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225 यानी 2.25 माइनस कर दो। लेकिन वैसे ही आप तो इसको पॉइंटों में उलझो ही मत रे यार, पॉइंटों में उलझने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने आंसर पॉइंटों में तो ले ही नहीं रखे, रूट में ले रखे हैं। तो आप सीधा ही हीरोइन सूत्र लगा दो इसके लिए। तो √S 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 का आधा S माइनस A 15/2 में से आप 6 घटाओ। जब 15/2 में से आप 6 घटाओगे तो 6 दूआ 12 यानी 3/2। फिर ये भी आपका 3/2 गुणा 3 घटाओ 15/2 में से तो 3 दूनी 6, 15 में से आप 6 घटाओगे तो कितना आएगा 9, 9/2। ये लो, ये इसका एरिया आ गया। चलिए हल करते हैं, ध्यान से सुनना। 3 तिया 9, 9 नामे 81 का आपका 9 आ गया। 2 दूनी 4 2 8 2 16, 16 का आपका नीचे 4 आ गया और अंदर आपका क्या रह गया, ये रह गया 15, √15 अनुपात √3/4 गुणा 25। मेरे प्यारे दोस्तों 4 से 4 हमारा कट गया। मुझे एक चीज़ आप बता दीजिए कि क्या हम अंडर जो 15 है इसको √5 गुणा √3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये √3 गुणा 25 है, √3 से √3 कट गया तो ये आ गया आपका 9√5 अनुपात 25। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन ऑप्शन में ये है ही नहीं। अब वो उसने इधर सबको 100 बना रखा है, तो 100 बनाने के लिए हम इसको किससे गुणा कर देते हैं, 4 से। भाई जैसा ऑप्शन दिया हमें वैसे ही तो आंसर देना होगा। तो 9 चौका 36 √5 और 25 चौका 100 यानी 36 √5 और 100, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ समझ में आई होगी। जैसे ऑप्शन सेट करेगा वैसे ही तो आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, ये त्रिभुज की कुछ और कहानियाँ थी जो मैंने आपको बताई, और अगर कुछ और कहानी बचेगी त्रिभुज की तो हम उनको कल की क्लास में लेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ समझ में आई होगी जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। आप शांतिपूर्ण चीज़ों को सीख रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मिलेंगे हम नई क्लास में नई चीज़ों के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, हमारे उत्साह को आप बढ़ाया करो। अगली बात, एक और मैं बात आपको बता दूं कि कल बुधवार को मैं शाम को 5 बजे रीजनिंग में आपके सामने लाइव आऊँगा, तो आप रीजनिंग की क्लास के लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।